हेलो बच्चों। तो हम लोग लेक्चर नंबर 4 का अब पार्ट बी पढ़ेंगे। पार्ट ए में हम लोग ने थोड़ा सा क्या पढ़ा था उसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग ने ह्यूमन लंग्स की एनाटॉमी के बारे में पढ़ा था, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों। और जो हम लोग ने और क्या पढ़ा था बेटा कि लंग्स के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़ लिए थे कि लंग्स कहाँ पर प्लेस होता है, इलास्टिक और कंप्लायंस उसका क्या मीनिंग है। ठीक है। और ह्यूमन लंग्स में सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की पावर या रिलैक्सेशन की पावर क्यों एब्सेंट होती है। फिर मैंने थोड़ा सा बताया था कि किस तरीके से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता होगा। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में, बताया था कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, क्यों वे हमेशा लंग में ही रहती है, जबकि हम लोग उसको अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान उसको निकालने की कोशिश भी करते हैं तब भी वो बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है बच्चों। फिर हम लोग ने और आगे क्या देखा था बेटा कि क्या होता है न्यूमोथोरेक्स और क्या होता है प्लूरल इफ्यूजन। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा थोरेसिक चैम्बर के बारे में। ठीक है। अब थोरेसिक चैम्बर को पढ़ने से पहले एक चीज और याद रखिएगा बेटा कि अगर हम लोग बात करते हैं लंग्स की, हम लोग बात करते हैं लंग्स की। ठीक है। तो लंग्स में अगर मैं एल्विलाई देखूं बेटा, अगर मैं लंग्स में एल्विलाई का नंबर देखता हूं, एल्वियोलाई का अगर हम लोग नंबर देखते हैं तो एल्विलाई मैंने पहले भी बता रखा है बेटा कितनी होती है, 300 मिलियंस इन बोथ लंग्स। ठीक है। 300 मिलियन इन द बोथ लंग्स। ठीक है। और अगर हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं कि लंग्स में क्या इसका क्या होता है बेटा, कितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है। तो लंग्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा तो लंग्स में, जो कि मैं इसको बताना थोड़ा लास्ट क्लास में भूल गया था। ठीक है। तो मैं यहां पर बता देता हूं बेटा आपको कि लंग्स का जो सरफेस एरिया होता है दोनों लंग्स का वो होता है 100 मीटर स्क्वायर के आसपास। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये मैंने बता दिया, और दूसरा एल्वेलाई, एल्वियोलाई के बारे में कि ये कितनी होती है बेटा आपकी 300 मिलियन इन द बोथ लंग्स। बोथ लंग दोनों में जो मैं बोला हूं बेटा वो दोनों दोनों की बात किया हूं, दोनों लंग्स की बात किया हूं। ठीक है। अगर एक का पूछेगा तो 150 मिलियन आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंड दैट इज थोरेसिक केज। अब क्या होता है थोरेसिक केज, हम लोग उसको देखने से पहले, हम लोग इसको देखने से पहले बेटा मैं आपको कुछ यहां पर दिखाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। ये अगर आपको दिख रहा होगा बेटा थोड़ा सा, मैं आपको थोरेसिक केज पहले दिखा देता हूं, उसके बाद ये है बेटा आपका थोरेसिक केज। दिख रहा है क्या आपको बेटा, दिख रहा है क्या? बिल्कुल। अब अगर हम लोग थोरेसिक, ये है आपका थोरेसिक केज। सुनिएगा, अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये जहां मैं टच किया बेटा आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, स्टर्नम। ये क्या है आपका स्टर्नम। दिख रहा है क्या बेटा? ये जो मैं टच कर रहा हूं बेटा, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिब, फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है। तो ये क्या है आपका रिब्स। ठीक है। तो अगर मैं अपने बॉडी की बात करता हूं तो ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड, और इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल साइड। तो ये जो सामने की तरफ जो पोर्शन है इसको हमने क्या बोला है, ये क्या है बेटा आपका वेंट्रल। और वेंट्रल में क्या प्लेस है आपका, क्या है आपका, ये आपका है स्टर्नम, और ये क्या है आपकी रिब्स। अब अगर हम लोग इसको बगल से देखें, दिख रहा है बेटा, इसका डायग्राम मैं अभी आपको हैंड वाला भी दिखाऊंगा। तो ये है इसका लेटरल साइड, ये डॉर्सल, सॉरी ये वेंट्रल, ये आपका लेटरल, ये वाला पॉइंट ये क्या है बेटा लेटरल, और ये वाला अगर मैं बात करूं, ये वाला क्या है आपका डॉर्सल। और डॉर्सल साइड की अगर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर हम डॉर्सल साइड की बात कर रहे हैं तो डॉर्सल साइड में क्या है आपका थोरेसिक वर्टिब्रा। ये तो सर्वाइकल हो गई, सर्वाइकल की बात क्या है, ये वाला पूरी की पूरी वर्टिब्रा क्या है बेटा आपकी थोरेसिक वर्टिब्री। दिख रही है आपको, दिख रही है आपको, आ गई बात समझ में, देखिए। ठीक। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोरेसिक
दिखा आपको ये? एक मिनट, ये दिख रहा है गड्ढा? ये क्या है बेटा? आपका थोरेसिक थोरेसिक कैविटी। तो मुझे आप लगता है कि इस 3D डायग्राम की मदद से मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है आपका वेंट्रल साइड में स्टर्नम होगा, फिर रिब्स होंगी, लेटरल साइड में भी रिब्स होंगी, ठीक है। और अगर हम लोग बोल रहे हैं डॉर्सल साइड में, तो देखो ये दिख रहा है आपका, ये देखिए T1 थोरेसिक वर्टिब्रा, T2, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 दिख रहा है आपको? ये देखिए, ठीक है। आ गई बच्चे बात समझ में? ठीक है, चलिए। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है, ये क्या है आपका? थोरेसिक केज। और इसी थोरेसिक केज के अंदर, इसी थोरेसिक के जो गड्ढा दिख रहा है बेटा, इसी के अंदर क्या रखा होता है? आपका लंग। एंड थोरेसिक केज इज ए एयर टाइट चैम्बर, मतलब लंग्स और थोरेसिक केज के बीच में कोई भी लंग और थोरेसिक केज के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। लंग्स और थोरेसिक केज के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है ये वाला पोर्शन अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला पोर्शन समझ में आ गया बेटा, तो आपको और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए। ठीक बेटा, चलिए। तो ये सारी चीजें मैंने देख ली। अब मैं अपने टॉपिक पे वापस आता हूं। थोरेसिक केज को थोड़ा सा पढ़ाकर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो ये मैंने हैंड रिटन वाला डायग्राम बना दिया। ठीक, अब मैं यहां पर थोड़ा सा और हेल्प लेना चाहूंगा गूगल महाराज की। आइए देखते हैं थोड़ा थोरेसिक केज को और मैं अच्छी तरीके से आपको दिखा देता हूं। थोरेसिक केज, ठीक बच्चों, और ये आपका इमेज आ गया। ठीक, चलिए। वही सेम चीज बेटा जो मैंने आपको दिखाई थी, वही सेम चीज जो मैंने आपको दिखाई थी, वही दिख रहा है आपको। देखिए, ये आपका क्या है? स्टर्नम है। ये आपका क्या है? रिब्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। हो गया बच्चों, तो आगे चलें हम लोग। ठीक, बिल्कुल आगे चल सकते हैं सर। अब मैं यहां पर थोड़ा सा विद डायफ्राम दिखाना चाह रहा हूं। विद डायफ्राम, विद डायफ्राम थोरेसिक केज। अब देखिए, यहां पर नहीं शो हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा मैं आपको जरूर दिखा दूंगा। अभी हम लोग इसको वापस चलते हैं अपने उसमें। ठीक है, चलिए। तो थोरेसिक केज को मैंने बना दिया बेटा। अब देखिए, इसके अंदर मैंने क्या रख रखे हैं? आपको लंग्स आपको दिख रहा होगा। तो ये बेटा क्या है आपका? ये क्या है? आपके लंग्स है। ये क्या है? आपका लंग्स है। ठीक बच्चों, ये जो है आपकी, ये क्या होंगी बेटा? आपकी रिब्स होंगी। ठीक है, ये जो मैंने बना रखा है बेटा, दैट इज दैट इज डायफ्राम। दैट इज डायफ्राम। दैट इज डायफ्राम। ठीक है, और डायफ्राम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक चीज याद रखिएगा कि डायफ्राम सिर्फ और सिर्फ जो मैंने बताया था आपको, दो जगह मिलेगा। एक तो आपका ह्यूमन बींग्स में मिलेगा, और एक मिलेगा बेटा आपका ह्यूमन बींग्स में, और एक मिलेगा बेटा आपका क्रोकोडाइल में। आ गई बात समझ में? ठीक है, मस्कुलर, ये पूरा पूरा किसका मिलकर बना होगा बेटा? रेडियल मसल्स का। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं कि इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ रेडियल मसल्स। इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ रेडियल, रेडियल मसल्स। आ गई बच्चों बात समझ में?
तो किसका बना हुआ बेटा? ये रेडियल मसल्स का बना हुआ है, जो कि यहां से स्टार्ट होंगी बेटा और सेंटर तक जाएंगी। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये किसको सेपरेट कर रहा है? आपका थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, इस तरफ लीवर होता होगा और इस तरफ आपका एलिमेंट्री कैनाल वगैरह। ठीक, अब तो मैंने क्या बोला कि लंग्स किसमें प्लेस है बेटा? आपका थोरेसिक थोरेसिक कैविटी। अब मैंने यहां पर एक नोट लिखा था कि थोरेसिक केज इज ए एयर टाइट चैम्बर, एयर टाइट चैम्बर। थोरेसिक केज इज ए एयर टाइट चैम्बर। आगे बच्चों बात समझ में। तो थोरेसिक केज क्या होता है? आपका एयर टाइट चैम्बर होता है। अब अगर हम लोग पीछे दिख रहे हैं बेटा आपको, पीछे मैंने क्या बना रखी है आपकी? थोरेसिक वर्टिब्री। पीछे मैंने क्या बना रखा है आपका, जिसको मैं डॉर्सल साइड बोल सकता हूं? ये क्या है बेटा आपका? बताइए। ये है बच्चा आपका थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्री। आगे बात समझ में। तो लेटरल आपका रिब्स है, और आगे जो मैंने येलो कलर से बना रखा है बेटा, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली क्या है आपका? ये एक्चुअली क्या है? स्टर्नम। ये क्या है बेटा आपका? स्टर्नम। स्टर्नम। आगे बात समझ में। और ऊपर मैंने बना रखा है फेशिया। ऊपर मैंने बना रखा है क्या बेटा? फेशिया, सर्वाइकल फेशिया। आगे बात समझ में। तो देखो चारों तरफ से यहां पर क्या भरा हुआ है? मतलब ये एयर टाइट चैम्बर है, जिसमें क्या रखा हुआ है बेटा? आपका लंग रखा हुआ है। तो थोरेसिक केज को अगर मैं बोलना चाहूं, तो अगर मैं बोलूं डॉर्सल साइड, अगर मैं बोलूं बेटा थोरेसिक केज में डॉर्सली क्या लोकेटेड है? डॉर्सल साइड में है आपका थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री। आ गई बात समझ में बेटा? ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी? वेंट्रल साइड की। तो वेंट्रल साइड में प्लेस्ड है आपका क्या? वेंट्रल साइड में प्लेस है आपका स्टर्नम। स्टर्नम। अगर मैं बात करता हूं लेटरल की, अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी? लेटरल की। ये देखो ये। ठीक है बच्चों, तो लेटरल अगर हम बात कर रहे हैं, तो लेटरली प्लेस होती हैं आपकी रिब्स। रिब्स। आगे बच्चों बात समझ में। अगर हम लोग एंटीरियर की बात करते हैं, ऊपर की तरफ यहां पर, तो एंटीरियरली क्या है आपका? आपका फेशिया। और पोस्टीरियरली क्या है आपका? डायफ्राम। अब अगर हम लोग बात करते हैं एंटीरियरली, एंटीरियरली, तो जब हम लोग एंटीरियरली बात करते हैं, तो मिलेगा आपका बेटा फेशिया। इसको हम लोग सर्वाइकल फेशिया भी बोल सकते हैं। सर्वाइकल फेशिया। और पोस्टीरियरली हम लोग बोल सकते हैं बेटा आपका, पोस्टीरियरली हम लोग बोल सकते हैं डायफ्राम। आगे बच्चों बात समझ में। तो ये थोरेसिक केज का पूरा चीज मैंने बता दिया कि डॉर्सली क्या होगा, वेंट्रल क्या होगा, लेटरल क्या होगा, एंटीरियरली क्या होगा, और पोस्टीरियरली क्या होगा। और ये इन सब का काम बनाना है। इन सब का काम क्या बनाना है बेटा? इन सब का काम बनाना है एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर। और मुझे बताइए कि इस एयर टाइट चैम्बर में क्या रखे हुए हैं?
लंग्स रखे हुए हैं, पेयर ऑफ लंग रखे हुए हैं। आ गई बात समझ में? इस चीज को मैं और बहुत अच्छी तरीके से बेटा समझाऊंगा कि किस तरीके से मैं थोरेसिक केज के वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा और घटाऊंगा तो क्या होगा। अब समझो, यहां पर मैंने एक डायग्राम और बना रखा है, ध्यान से सुनना। अब देखना, ये जो डायग्राम है ये लेटर वाला डायग्राम है। लेटरली आगे की तरफ क्या है बेटा? स्टर्नम है। पीछे की तरफ क्या है? आपकी थोरेसिक वर्टिब्री है। आगे की तरफ मतलब कि यहां पर वेंट्रली क्या है? आपका स्टर्नम। और आपका डॉर्सली क्या है? थोरेसिक वर्टिब्री, है ना। और यहां पर क्या होगी? आपकी सर्वाइकल फेशिया। और इधर क्या है? आपका डायफ्राम। देख रहा है क्या? डायफ्राम। ठीक है, तो ये जो मैंने बना रखा है ये है बेटा आपका स्टर्नम। ये है आपका स्टर्नम। ठीक बच्चों? और ये जो है आपका, ये है आपका थोरेसिक थोरेसिक वर्टिब्री। ये है बेटा आपकी थोरेसिक वर्टिब्री। ठीक, और ये जो मैंने बना रखा है बेटा, क्या ये होंगी आपकी रिब्स? ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है बेटा? आपकी रिब्स। आगे बात समझ में? रिब्स का एक तो स्टर्नल एंड होगा जो स्टर्नम की तरफ जुड़ेंगी, और एक होगा बेटा आपका क्या? वर्टिब्रल एंड। एक स्टर्नल एंड और एक क्या है? आपका वर्टिब्रल एंड। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर इस वाले एंड की बात कर रहा हूं, इस वाले एंड की बात कर रहा हूं, तो ये है आपका बेटा क्या? स्टर्नल एंड। ठीक है, जिस तरफ ये किससे जुड़ रही बेटा? आपकी स्टर्नम से। और अगर हम लोग बात करते हैं कहां पे? इस तरफ, तो ये क्या है? आपका वर्टिब्रल एंड। वर्टिब्रल एंड, क्योंकि ये इस तरफ से किससे जुड़ रही हैं? आपकी वर्टिब्री से जुड़ रही हैं। आगे बात समझ में? अब देखिए, रिब्स के बीच में तो दो धागाएं दिख रहे हैं बेटा। धागाएं नहीं, एक्चुअली ये क्या है बेटा? मसल्स। ठीक है, और ये जो मैंने पिंक कलर से बना रखा है, एक्चुअली ये जो पिंक कलर है बेटा, इसको मैं बोलता हूं कॉस्टल कार्टिलेज। ये क्या है बेटा? आपका कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज पढ़ाऊंगा जब मैं कभी आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ाऊंगा, तो वहां पर कॉस्टल कार्टिलेज क्या होता है उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब कॉस्टल कार्टिलेज इसलिए है बेटा क्योंकि अगर कार्टिलेज ना होकर यहां पे बोन होता, तो आपके थोरेसिक केज में जो आपका क्या है एक्सपेंशन जो हो रहा है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बोन्स में बेटा बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन कार्टिलेज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और इसीलिए भगवान ने यहां पर हमें कॉस्टल कार्टिलेज दिया। अगर गलती से यहां पर बोन बना दिया होता, तो हमारा जो एक्सपेंशन हो पा रहा था थोरेसिक केज में, या जो बेटा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा था, वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, और अब याद रखिएगा, इन बिटवीन इसके जो बेटा रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस। ये जो स्पेस है, ये जो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस। और इस स्पेस में जो मसल होती हैं, इंटरकॉस्टल स्पेस, और इस स्पेस में क्या होंगी बेटा? मसल्स होंगी। इस स्पेस में क्या होंगी? आपकी मसल्स होंगी। और जब मसल्स होंगी, तो इन मसल्स को हम लोग बोलेंगे इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? मैंने क्या बोला?
कि रिब्स के बीच के स्पेस को मैंने क्या बोला, इंटरकॉस्टल स्पेस बोला, और इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होंगी उसको मैंने क्या बोला, इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो तीन होती हैं जब आप एमबीबीएस में पहुंचेंगे तब, लेकिन आपके लेवल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ दो ही पढ़ाऊंगा बेटा, एंड दैट इज, एक तो होती है आपकी EICM, ठीक बच्चों, और एक होता है आपका IICM। मैंने क्या बोला, एक क्या होती है आपकी EICM और एक क्या होता है आपका IICM। अगर मैं EICM की बात कर रहा हूं तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। मैंने क्या बोला बेटा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूं IICM की तो ये होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। आ गई बच्चों बात समझ में, आ गई बात समझ में क्या? अगर बात समझ में आ गई हो तो हम आगे चलें। चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो हम आगे चलें क्या बेटा? चलिए, अब देखिए यहां पर जो आपका वर्टिब्रल एंड है उसमें एक ऊपर नीचे दो दो एंड से जुड़ रही है आपकी क्या, रिब्स। वो सब मैं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिब्स। मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया। अब यहां पर मुझे दो मसल्स के बारे में बात करनी है। जो ये ब्राउन कलर से जो मैंने बना रखा है बेटा, जो मैंने ब्राउन कलर से बना रखा है, इस मसल को हम लोग बोलते हैं, ये वाली जो मसल है ये एक्चुअली है आपकी EICM। EICM आ गई बात समझ में बेटा? और जो मैंने रेड कलर से बना रखा है, ये वाली जो मसल है ये एक्चुअली क्या है, IICM। IICM, इतना पॉइंट समझ में आया क्या? और ये तो मैंने डायफ्राम आपको पहले ही बता दिया है कि ये नीचे की तरफ क्या मैंने बना रखा है बेटा, आपका डोम शेप्ड डायफ्राम। डोम शेप्ड डायफ्राम। आ गई बात समझ में इतना? और यहां के बीच में क्या रखा हुआ है आपका, लंग्स रखे हुए हैं बेटा। मुझे लगता है पूरी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर हम EICM की बात करते हैं, सुनना बात, ये पूछा नहीं हुआ है, बस आप समझ लीजिए कि ये जो है EICM की बात करना, तो इट ओरिजिनेट फ्रॉम डॉर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब एंड इंसर्टेड इनटू लो इंसर्टेड इनटू वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर रिब। ठीक है, ये किसका हो गया, EICM का। और अगर हम बात कर रहे हैं IICM की, तो इसका ध्यान रखना बेटा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर डॉर्सल पार्ट ऑफ लोअर रिब एंड अपर इंसर्टेड इनटू वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर रिब। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहां पर अभी बहुत ज्यादा बताने की अपेक्षा मैं आपको यहां पर नहीं बता रहा हूं। एक दो चीज मैं लिख देता हूं, अगर आपकी मर्जी होगी तो आप इसको याद कर लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप इसको याद कर पाएंगे। एक दो चीज EICM की अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स पार्टिसिपेट्स नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं IICM की,
तो ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करता है बेटा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करता है। नॉर्मल टाइम पे ये IICM काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं नॉर्मल, ये तो अभी अभी बेटा हमने ब्रीदिंग स्टार्ट भी नहीं की है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में दो प्रोसेस होंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में बेटा दो प्रोसेस होंगे, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक को हम लोग बोलेंगे इंस्पायरेशन, एक को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इंस्पायरेशन, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। अब एक चीज आपको ध्यान देनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि इंस्पायरेशन क्या होती है, आपकी एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। आ गई बात समझ में। और एक्सपायरेशन क्या, नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं मैंने अभी फोर्सफुल ऐड नहीं किया है, मार्क माय वर्ड्स बच्चा, इसीलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मल ब्रीदिंग की, ठीक है। और एक्सपायरेशन क्या होता है आपका, पैसिव प्रोसेस। आ गई बात समझ में। अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये एक्टिव है बेटा, तो इसको पूरा होने में 2 सेकंड का समय लगेगा, और इसको पूरा होने में 3 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, आपका पैसिव प्रोसेस है। तो इसमें कितना समय लगेगा आपका, 3 सेकंड। तो एक नॉर्मल ब्रीदिंग कितने में कंप्लीट होगी बेटा आपकी, 5 सेकंड में। आ गई बात समझ में। कितने में कंप्लीट होगा नॉर्मल ब्रीदिंग आपका, किसमें कंप्लीट होगा, 5 सेकंड में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग अगर हम लोग रेट बात करते हैं बेटा, तो रेट कितना हो जाएगा, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, पर मिनट 12 to 16। आ गई बात समझ में। तो ये आपकी क्या हो गई, नॉर्मल ब्रीथिंग। अब एक चीज और, अगर हम इंस्पायरेशन को एक्टिव प्रोसेस बोल रहे हैं, तो यहां पर मसल्स का क्या होता होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होता होगा। मसल्स का क्या होता होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता होगा, अगर हम इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, पहला पहला बताइए, पहला होगा आपका डायफ्राम, और दूसरा होगा आपका आपका EICM। EICM, एक एक चीज बेटा मैं बहुत धीरे धीरे हौले हौले से पढ़ा रहा हूं, ताकि आपकी एक एक चीज आपके दिमाग में घर कर जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड EICM होगा, और इसमें कितनी मसल का कितना पार्टिसिपेशन होगा वो भी मैं आपको लिख देता हूं। अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं डायफ्राम 70% के का, डायफ्राम के कारण 70%, और EICM के कारण 30% अप्रोक्सीमेटली। आ गई बात समझ में, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम लोग एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं, सुनना बात ध्यान से, अगर हम लोग एक्सपायरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, रिलैक्सेशन। किसी मसल का मैंने क्या, कॉन्ट्रैक्शन नहीं कराया बेटा, क्या कराया, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन। और किसका रिलैक्सेशन होगा बेटा, अरे वही जो वहां पर लिखा है, क्या, डायफ्राम
डायफ्राम, और दूसरा क्या होगा बेटा आपका EICM। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग की बात मैंने की, मैंने अभी नॉर्मल ब्रीदिंग की बात की। नॉर्मल ब्रीदिंग कितने में पूरा होगा बेटा आपका? 5 सेकंड में। इंस्पायरेशन 2 सेकंड का होगा, एक्सपायरेशन 3 सेकंड का होगा। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। और याद रखिएगा इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन किसका किसका होगा? आपका डायफ्राम और EICM का होगा। ये 70% पार्टिसिपेट करेगा और ये 30% के कारण होगा, और यहां पर रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, ठीक बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं फोर्सफुल, अगर हम बात करते हैं फोर्सफुल, फोर्सफुल ब्रीदिंग की जब हम बात, बताऊंगा इसका मैकेनिज्म, तो अभी अभी मैंने पढ़ाई नहीं बेटा, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ समा बांध रहा हूं। अगर हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा बेटा, फोर्सफुल ब्रीदिंग में 2 मसल्स और ऐड हो जाएंगी आपकी। एक तो IICM, और दूसरा ध्यान रखिएगा आप, दूसरा ध्यान रखिएगा आप, क्या? एब्डोमिनल मसल्स। बिल्कुल बेटा, एब्डोमिनल मसल्स भी आपकी पार्टिसिपेट करती हैं। अरे क्लियर है बच्चों? तो हमने नॉर्मल ब्रीदिंग देखा, हमने फोर्सफुल ब्रीदिंग देखा। फोर्सफुल ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है वो हमने देखा, और नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व है वो हमने देखा। और ये मसल्स लंग्स के अंदर नहीं है। मार्क माय वर्ड्स बेटा, ये जो मसल्स मैंने बात की, ये किसके अंदर नहीं है? आपके किसके अंदर नहीं बेटा? आपके लंग्स के अंदर नहीं है। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो थोरेसिक केज हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया बेटा, थोरेसिक केज हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, कि थोरेसिक केज की अगर हमने बात की, थोरेसिक केज एयर टाइट चैम्बर है, क्या क्या होगा, कहां कहां पे होगा, वो हमने देख लिया। कि डॉर्सल साइड क्या होगा, वेंट्रल साइड क्या होगा, लेटरल क्या होगा, एंटीरियरली क्या होगा, पोस्टीरियरली क्या होगा। ये एक एयर टाइट चैम्बर बन जाएगा जिसमें क्या रखे होंगे? आपके लंग्स रखे होंगे। फिर मैंने इसको लेटरल पार्ट में दिखाया आपको। ठीक है, फिर हमने बताया EICM और IICM, ये याद रखिएगा, ये आपके इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं जो इंटरकॉस्टल स्पेस में होंगी। कौन कहां से ओरिजिनेट हो रहा है और कहां से इंसर्ट हो रहा है, इसको अभी ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है। पूरा ओरिजिन एंड इंसर्शन बेटा आप MBBS फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे ही, तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हमने लास्टली क्या देखा कि नॉर्मल ब्रीदिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होगा, जिसको हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी बोल सकते हैं। इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस है, एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। नॉर्मल ब्रीदिंग कितनी होती है? 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट होता है। इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम ऑफ EICM, इसमें क्या होगा? रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम ऑफ EICM। ठीक है, और अगर जब हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग करेंगे तो IICM और एब्डोमिनल मसल्स पार्टिसिपेट करेंगे ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। मुझे लगता है ये पूरी पॉइंट मैंने आपको समझा दिया बेटा। ठीक है, अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, किस तरीके से इनहेल करते हैं, कैसे हमारा कौन कौन सा ऐसा क्या होता होगा जिसके कारण हमारा जो इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम होता है वो कम होगा, बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कौन कौन सी मसल्स कैसे काम कर रही होंगी, वो हम लोग सारा चीज बेटा देखेंगे। आ गई बच्चे बात समझ में? ध्यान रखिएगा, इस वाले डायग्राम को जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो कुछ एक 3D एनिमेशंस भी लेके आऊंगा बेटा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और साथ ही साथ मैं 2 लंग्स भी लेके आऊंगा बेटा, किसी का लंग निकाल के लेके नहीं आऊंगा। ठीक है, 2 स्पंज लेके आऊंगा ताकि आपको ब्रीदिंग को समझाने में मुझे इजी हो। आज वो मैं नहीं ला पाया हूं, इसलिए मैं उसको कैरी नहीं कर रहा हूं। ठीक बच्चों, इतना लेक्चर नंबर 4 का पार्ट A पार्ट B कंप्लीट होता है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप बिलीव मानिए आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। और साथ ही साथ जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो जब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, बिल्कुल आधे घंटे में वो खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप इसको पढ़ के आइए, और फिर जो भी कोई डाउट हो हमसे पूछ सकते हैं बेटा कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच।